Good morning, my dear students. I hope all of you are fine and you are ready for today's online classes. So, I hope students you remember whatever we have learned yesterday in the live class on Zoom. So, we have started this lesson yesterday, The Making of Scientists, chapter number 6 from your book Footprints Without Feet. So इस स्टोरी में हम पढ़ रहे थे रिचर्ड के बारे में, जो कि एक साइंटिस्ट हैं, जो कि पॉपुलर हैं अपनी थ्योरी ऑफ हाउ सेल्स वर्क, कैसे सेल्स काम करता है। हम बात कर रहे हैं उस सेल की जो हमारे शरीर का स्मॉलेस्ट यूनिट होता है। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ आवर बॉडी, ऑफ आवर ह्यूमन बॉडी इज सेल। तो उसके बारे में वो कुछ नई थ्योरी बताते हैं जिनसे उन्हें काफ़ी ज़्यादा पॉपुलैरिटी हासिल होती है। तो हमने ये पढ़ा, हमने उनके थोड़ी चाइल्डहुड के बारे में पढ़ा। वी हैव लर्न दैट हाउ हिज इंटरेस्ट बिकेम इन कलेक्टिंग बटरफ्लाइज। और हमने लास्ट में ये देखा बच्चों कि वो कुछ ही सालों में एंड ही लर्न ही सो हमने ये देखा कि बाय द टाइम ही वॉज इन सेकेंड ग्रेड a bride had collected all 25 species of butterflies found around his hometown. तो जब वो क्लास सेकेंड में थे, क्लास सेकेंड में आप उनकी एज समझ सकते हो, 6 या 7 साल की होंगी। इतनी कम एज में उन्होंने हर तरह की बटरफ्लाइज, अराउंड 25 टाइप्स ऑफ बटरफ्लाइज, अलग अलग प्रजातियों की बटरफ्लाइज को कलेक्ट किया, विच वॉज अ वेरी बिग थिंग, विच वॉज अ वेरी बिग अचीवमेंट फॉर सच अ यंग चाइल्ड। इतने छोटे बच्चे के लिए इतनी बड़ी चीज़ है, ये काफ़ी बड़ा था। सो उन बटरफ्लाइज की लिस्ट आप देख सकते हो। स्पीशीज एंड सब स्पीशीज ऑफ बटरफ्लाइज कलेक्टेड इन 6 weeks इन रीडिंग पेंसिल्वेनिया। सो उन बटरफ्लाइज के नाम लिखे हुए हैं एंड यू कैन हैव अ लुक ऑन दिस। इसमें से कोई कुछ क्वेश्चन ज़्यादा तो आएंगे नहीं, सो यू डोंट हैव टू रिमेंबर ऑल द नेम्स एंड ऑल, ओके। That probably would have been the end of my butterfly collecting, he said, but then my mother got me a children's book called The Travels of Monarch X, or Monarch 10 भी आप इसे कह सकते हो। That book, which told how monarch butterflies migrate to Central America, opened the world of science to the eager young collector. Okay. सो अभी तक बच्चों हमने ये देखा कि उन्हें बटरफ्लाइज कलेक्ट करने में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट था, और सिर्फ क्लास सेकेंड में जब वो थे तो उन्होंने ऑल 25 टाइप्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीशीज़ ऑफ बटरफ्लाइज उन्होंने कलेक्ट कर ली। तो वो सोचते हैं कि अब तो मैंने सारी अपने नेबरहुड की और अपने आसपास की लोकेलिटी की जितनी भी बटरफ्लाइज हो सकती थी पॉसिबल, मैंने सबको कलेक्ट कर लिया। तो उन्हें लगता है कि अब इनका ये कलेक्शन की जो हैबिट है वो एंड हो जाएगी। ओके, सो ही थॉट दैट इट इज़ प्रोबेबली द एंड ऑफ माई बटरफ्लाई कलेक्टिंग। बट आगे क्या होता है, उनकी मम्मी, उनकी मदर उन्हें एक बुक ला के देती हैं जिसका नाम है ट्रैवल्स ऑफ मोनार्च 10। ओके, सो इस बुक में ये लिखा हुआ है, इस बुक में ये हमें समझाया गया है कि हाउ मोनार्च बटरफ्लाइज एक बटरफ्लाइज की स्पीशीज़ है जो कि काफ़ी दूर तक माइग्रेट करती है। माइग्रेट का मतलब होता है मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि ठंडियों के मौसम में हमारे इलाहाबाद के संगम एरिया के आसपास साइबेरियन बर्ड्स आती है, माइग्रेटरी बर्ड्स उन्हें कहा जाता है। सो आप इमेजिन करो साइबेरिया कितना दूर है। इट इज़ थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स अवे फ्रॉम आवर सिटी, बट इतनी दूर से वो माइग्रेट करके आती हैं। सो ये जो बुक उन्हें मिलती है मोनार्च 10 के नाम से, उस बुक में भी यही बताया गया है कि हाउ मोनार्च बटरफ्लाइज दे माइग्रेट टू सेंट्रल अमेरिका। सो इस बुक को मिलने के बाद ये जो छोटा बच्चा था, रिचर्ड साइंटिस्ट, जब वो छोटे थे उनको न्यू क्यूरियोसिटी उनके मन में आती है, एंड अगेन ही बिगैन टू लर्न मोर एंड मोर अबाउट बटरफ्लाइज। तो उन्हें एक पॉइंट पे लगता है कि अब मुझे बटरफ्लाइज कलेक्शन और बटरफ्लाइज में मेरा इंटरेस्ट कम हो गया और वो कुछ और करने वाले हैं। बट फाइनली एट द राइट टाइम उनकी मम्मी ने उन्हें एक बुक दी जिसने
नए दरवाजे खोल दिए उनको और ज़्यादा जानने के लिए बटरफ्लाइज के बारे में। सो आगे हम देखेंगे हाउ ही लर्न मोर एंड मोर अबाउट बटरफ्लाइज एंड ही डिस्कवर्ड सम न्यू थिंग, और वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर होते हैं। सो लेट्स रीड फर्स्ट। ओके, आगे हम देखते हैं बच्चों। लेट्स रीड फर्दर। At the end of the book, readers were invited to help study butterfly migration. They were asked to tag butterflies for research by Dr. Frederick A. Urquhart of the University of Toronto, Canada. A breed mother wrote to Dr. Urquhart, and soon a breed was attaching light adhesive tags to the wings of monarchs. Anyone who found a tagged butterfly was asked to send the tag to Dr. Urquhart. Okay, सो इस चीज़ को बच्चों हमें ध्यान से समझना होगा, बिकॉज इसमें कुछ साइंटिफिक टर्म्स भी यूज़ हुए हैं। सो द बुक विच ही वॉज रीडिंग, मोनार्क 10 के नाम से वो जो बुक पढ़ रहे थे, उस बुक में लास्ट में एक एक्टिविटी थी, एक प्रोजेक्ट वर्क था, जिसमें ये था कि बच्चे भी खुद स्टडी कर सकते हैं मोनार्च कैसे माइग्रेट करती है, हाउ डिड मोनार्च बटरफ्लाई माइग्रेट। तो बच्चे खुद पढ़ सकते हैं, उसके बारे में खुद वो रिसर्च कर सकते हैं। तो बच्चों से कहा गया दैट दे हैव टू टैग द बटरफ्लाइज फॉर रिसर्च। सो टैग द बटरफ्लाइज मीन्स, इस चीज़ को आप समझिए कि आपको एक बटरफ्लाई को कलेक्ट करना है, पहले उसे पकड़ना है, एंड देन यू हैव टू पुट अ स्मॉल स्टिकर ऑन इट्स विंग। उसके पर में बहुत छोटा सा स्टिकर लगाना है, जिससे आप आइडेंटिफाई कर सको कि वो वो बटरफ्लाई इस एरिया से निकली है। ओके, सो इट्स लाइक ट्रैकिंग। आप उस बटरफ्लाई को ट्रैक करो कि वो पेंसिल्वेनिया से कितनी दूर तक जाके अगर वो किसी और को मिलती है, सो टैग जो उसके ऊपर लगा हुआ होगा उससे पता चल जाएगा कि ये जो बटरफ्लाई है वो पेंसिल्वेनिया से फ्लाई करके कहीं भी पहुंची है। ओके, सो जो मोनार्क बुक थी उसके जो डॉक्टर थे, द ऑथर वाज डॉक्टर फ्रेडरिक ए यूकवार्थ, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो से थे, कनाडा। सो ए ब्राइड की मदर डॉक्टर यूकवार्थ को लेटर लिखती हैं, वो बताती हैं अपने सन के बारे में, दैट हाउ हिज सन is like taking participate in this एक्टिविटी। सो एब्राइट, जो रिचर्ड एब्राइट, रिचर्ड की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। रिचर्ड बटरफ्लाइज कलेक्ट करता था, उन पे छोटे छोटे ऐसे एडहेसिव टैग्स, सो ऐसे टैग्स लगाता था जिससे बटरफ्लाइज को कोई हार्म ना हो, उसके विंग्स को कोई ज़्यादा हार्म ना हो, और उन्हें वो छोड़ दिया करता था। और जो भी इस टैग बटरफ्लाई को पाता था, उनसे वो कहा जाता था कि वो सेंड द टैग टू डॉक्टर उर्कुहार्ट। उस डॉक्टर उर्कुहार्ट को इस टैग बटरफ्लाई को भेजना होता है। ओके, द बटरफ्लाई कलेक्टिंग सीजन अराउंड रीडिंग लास्ट 6 weeks in late summer. If you are going to chase them one by one, you won't catch very many. So the next step for Ebright was to raise a flock of butterflies. He would catch a female monarch, take her eggs, and raise them in his basement through their life cycle from egg to caterpillar to pupa to adult butterfly, and then he would tag the butterflies' wings and let them go. For several years, his basement was home to thousands of monarchs in different stages of development. Okay. सो जैसा कि एक्टिविटी में था कि हमें मोनार्च बटरफ्लाई को पकड़ना है और उस पर टैग लगाना है, जिससे हम ये फाइंड आउट कर सकें कि मोनार्च बटरफ्लाई कितनी दूर तक माइग्रेट कर सकती है। सो सो कलेक्टिंग सीजन स्टार्ट होता है, जैसा कि आप सब जानते हो, एट अ डिफरेंट टाइम इन अ ईयर, अलग अलग साल के अलग अलग समय में जो बटरफ्लाइज होती हैं
वो रिप्रोड्यूस करती हैं, उनका रिप्रोड्यूसिंग सीजन होता है, उसी टाइम पे वो रिप्रोड्यूस करती है और नए बच्चों को नए एग्स ले आउट करती है, जिससे कि स्पीशीज उनकी बढ़ती है। सो यहाँ पे ये लिखा गया है, वन सजेशन इज गिवन टू एब्राइट, कि अगर आप उनको एक एक करके पकड़ने जाओगे सो आप बहुत ज़्यादा नहीं पकड़ पाओगे। यू विल नॉट कैच मैनी इफ़ यू विल गोइंग टू कैच वन बाय वन, बिकॉज ये काफ़ी ज़्यादा रेयर हैं, कम हैं, और उनको पकड़ना भी इतना आसान नहीं है। सो एब्राइट हैड मेड अ डिसीजन, एब्राइट क्या करता है, दैट ही डिसाइडेड दैट ही विल रेज अ फ्लॉक ऑफ बटरफ्लाइज। वो क्या करेगा, अपने घर में ही बटरफ्लाइज, एक फीमेल बटरफ्लाई को पकड़ेगा, जैसे कि वो आगे एग्स ले कर सके, और उन एग्स को वो टेक केयर करेगा। एग्स की टेक केयर करके उसमें से जो बच्चे होंगे, एग्स हैच करेगा, उसमें से जो बच्चे होंगे वो उन बटरफ्लाइज को बड़े होने तक इंतज़ार करेगा। सो उन्होंने क्या किया, रिचर्ड ने बटरफ्लाइज कलेक्ट की, फीमेल बटरफ्लाई कलेक्ट की, उसे अपने बेसमेंट में रखा। उसने जब एग दिए तो उसकी अच्छे से देखभाल करी। और बटरफ्लाई अपनी लाइफ साइकिल, आपने साइंस की बुक में पढ़ा होगा, बहुत पहले क्लास 5th में 6th में पढ़ा होगा, दैट व्हाट इज़ द लाइफ साइकिल ऑफ अ बटरफ्लाई। सो बटरफ्लाई पहले एग देती है, उस एग में से कैटरपिलर बाहर आता है। आफ्टर सम टाइम कैटरपिलर टर्न्स इनटू प्यूपा, और प्यूपा बदल के अडल्ट बटरफ्लाई बन जाता है। सो जब बटरफ्लाई बड़ी हो जाती है फाइनली, तब उनके विंग्स में एब्राइट मतलब हमारे साइंटिस्ट रिचर्ड उस पर टैग करते हैं और उसको खुला छोड़ देते हैं, ताकि बाद में ये फाइंड आउट किया जा सके कि वो कितनी दूर तक पहुंच सकी है उनके घर से। ओके, सो काफ़ी दिनों तक रिचर्ड का जो बेसमेंट था जहाँ पे वो ये रिसर्च किया करते थे, वो एक बटरफ्लाई नर्सरी जैसा हो गया था, जहाँ पे बटरफ्लाईज अलग अलग स्टेजेस में पाई जाती थी। ओके, सो इस टेबल में अलग अलग बटरफ्लाईज के नाम लिखे हुए हैं और कितने नंबर पे वो कलेक्ट हुई वो लिखा हुआ है। ओके, you can have a look on this table. Eventually, I began to lose interest in tagging butterfly. It's tedious and there is not much feedback. Ibrit said, in all the time I did it, he laughed. Only two butterflies I had tagged were recaptured, and they were not more than 25 miles from where I lived. सो आगे चल के धीरे धीरे उनको काफ़ी ज़्यादा उनका इंटरेस्ट लूज़ हो रहा था। ही वॉज लाइक काइंड ऑफ फेड अप, वो इस जॉब से काफ़ी ज़्यादा फेड अप हो चुके थे, बिकॉज ही से इट्स अ वेरी टीडियस जॉब, काफ़ी ज़्यादा कठिन काम है, काफ़ी ज़्यादा थकान कर देने वाला काम है कि बटरफ्लाइज पकड़ो और उनके रिप्रोडक्शन साइकिल को कंप्लीट होने दो, उसकी देखभाल करो, और उसके बाद भी बहुत ज़्यादा अच्छा फीडबैक उन्हें नहीं मिल रहा था। ही वॉज नॉट गेटिंग मच पॉजिटिव रिजल्ट। सो वो कहते हैं कि मैंने इतने टाइम करने के बाद भी, इतनी सारी बटरफ्लाइज टैग करने के बाद भी, सिर्फ दो बटरफ्लाइज जो है उनने दोबारा से रिकैप्चर किया गया है। तो क्या करते थे, वो बटरफ्लाइज को टैग करके छोड़ देते थे, और वो उसे जब मिलती थी किसी को तो वो इन्फॉर्म करता था एब्राइट को। सो अब तक सिर्फ दो लोगों ने एब्राइट को इन्फॉर्म किया, और वो दो लोग कहाँ से थे, बहुत ज़्यादा दूर से नहीं थे। देवर ओनली 75 माइल्स, 75, सिर्फ 75 माइल्स। सो 75 माइल्स अराउंड 120 किलोमीटर्स अप्रॉक्स, सिर्फ इतनी दूर गए थे। जबकि मोनार्च एक्स फ्लाइज के बारे में कहा जाता है कि ये थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स ट्रैवल कर सकता है। तो 125 किलोमीटर्स तक जाना बहुत बहुत बड़ी बात नहीं थी, जिससे वो काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट होते हैं। उनकी रिसर्च जो है वो उन्हें प्रूफ नहीं होती हुई दिखाई देती है। ओके, सो आगे हम देखते हैं कि हमें क्या करना है। Then in the seventh grade, he got hint of what a real science is when he entered a county science fair and lost. It was really a sad feeling to sit there and not get anything while everybody else had won something. Ebrit said. His entry was slides of frog tissue, which he showed under a microscope.
He realized winners had tried to do real experiments, not simply make a neat display. Okay, so now it's a turning point in his life. उनकी लाइफ का एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट लाइफ माइलस्टोन है. वॉट दैट जब वो सेवेंथ ग्रेड में थे, जब वो सेवेंथ क्लास में थे, सो उन्हें रियल साइंस के बारे में पता चला. अभी तक वो क्या कर रहे थे, वो बुक्स पढ़ रहे थे, वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, जैसा उन्हें बताया जा रहा था वो उसी चीज़ को कॉपी कर रहे थे. बट ही वॉज नॉट डूइंग समथिंग फ्रॉम हिज ओन. वो अपने से कुछ नया नहीं कर रहे थे, वो चीज़ों को सिर्फ कॉपी कर रहे थे. तो एक बार वो साइंस फेयर में जाते हैं, काउंटी साइंस फेयर में वो जाते हैं एंड लॉस्ट. सो वो कहते हैं कि मैं बहुत ही ज़्यादा सैड होता हूँ. वहाँ पे पार्टिसिपेट करने वाले लोगों को प्राइज़ मिलता है, वो कुछ ना कुछ जीतते हैं, बट मुझे कुछ भी नहीं मिलता है. आई डेंट विन एनीथिंग. मुझे कोई सर्टिफिकेट, कोई अवार्ड या कोई भी ट्रॉफी नहीं मिल पाती है, बिकॉज मेरा क्या काम था उस शो में, वहाँ पे जो फेयर था साइंस फेयर में, उसमें मैंने हाउ डिड ही पार्टिसिपेट, मैंने क्या किया, सिर्फ फ्रॉग टिश्यू की स्लाइड को माइक्रोस्कोप में प्रेजेंट किया. सो सो उन्होंने ये रियलाइज़ किया कि जीतने के लिए कुछ रियल एक्सपेरिमेंट करना ज़रूरी होता है. सिर्फ कोई अच्छा सा चीज़ डिस्प्ले करके वो विनर नहीं हो सकते. सो नाउ ही मेड अ माइंड टू डू समथिंग न्यू, अ रियल थिंग फ्रॉम हिज ओन. सब उन्हें ये मोटिवेशन मिलता है कि उन्हें अपने से कुछ करना है, कुछ नया करना है, जिससे कि उन्हें पॉपुलैरिटी मिले, वो कुछ प्राइज़ जीत सकें और फेमस हो सकें. Already the competitive spirit that drives Richard E. Brett was appearing. I knew that for next year's fair I would have to do a real experiment, he said. The subject I knew most about was the insect work I had been doing in the past several years. सो वो डिसाइड करते हैं कि जब नेक्स्ट टाइम वो कंपटीशन में आएंगे, सो ही विल ट्राई टू डू सम रियल एक्सपेरिमेंट. वो कुछ रियल एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश करेंगे जिससे कि उन्हें प्राइज़ मिल सके और वो जीत सकें. सो वो कहते हैं कि द सब्जेक्ट विच आई नो, अभी मुझे जिस सब्जेक्ट की नॉलेज है वो सिर्फ इंसेक्ट्स के बारे में है. मैं काफ़ी दिनों से इंसेक्ट्स और बटरफ्लाइज के बारे में ही पढ़ रहा हूँ. मुझे कुछ और भी नॉलेज गेन करनी है. So he wrote to Dr. Urquhart for ideas, and back came a stack of suggestions for experiment. Those kept Ebright busy all through high school and led to prize projects in county and international science fairs. तो फाइनली वो क्या करते हैं, डॉक्टर उर्quhart जो कि मोनार्क एक्स बुक के जो ऑथर थे उनको वो लेटर लिखते हैं और उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वो उन्हें कुछ आइडियाज़ दे जिससे कि वो रियल एक्सपेरिमेंट कर सके. तो उनको काफ़ी सारे सजेशन मिलते हैं डॉक्टर रिक्वार्ड से एक्सपेरिमेंट करने के लिए, और उन एक्सपेरिमेंट्स को करके वो हाई स्कूल में और काफ़ी ज़्यादा प्राइज़ जीतते हैं और काउंटी और इंटरनेशनल फेयर्स में भी वो काफ़ी ज़्यादा प्राइजेस जीतते हैं. For his 8th grade project, Ebert tried to find the cause of viral disease that kills nearly all monarch caterpillars every few years. Ebert thought the disease might be carried by a beetle. He tried raising caterpillars in the presence of beetle. I didn't get any real result, he said, but I went ahead and showed that I had tried the experiment this time. I won. सो जब वो 8th स्टैंडर्ड में थे, क्लास 8 में थे, तो उन्होंने एक प्रोजेक्ट बनाया. एब्राइट ने ये फाइंड आउट किया कि एक वायरल डिजीज़ होती थी जो कि काफ़ी ज़्यादा बटरफ्लाइज मोनाच के जो कैटरपिलर होते थे, जो अर्ली स्टेज में जब एग्स में से लार्वा एंड देन पूपा एंड देन कैटरपिलर जो निकलता था, उसमें काफ़ी ज़्यादा वायरल डिजीज़ की वजह से मोनाच कैटरपिलर मर जाते थे. तो उन्होंने ये फाइंड आउट किया कि ये बीटल के प्रेजेंस होने से शायद इनकी मौत होती है. सो उन्होंने कैटरपिलर्स को बीटल बेटा एक इंसेक्ट होता है, कलरफुल इंसेक्ट होता है, रेड एंड ब्लैक कलर का. सो उसके साथ कैटरपिलर को रखा.
सो उन्हें कुछ खास रिजल्ट तो नहीं मिला, बट ही सेड कि उसकी वजह से मैंने एक्चुअली में एक रियल एक्सपेरिमेंट किया जिसकी वजह से मुझे इस बार प्राइज़ मिलता और मैं इस बार जीतता हूँ, बिकॉज आई डिडंट डिस्प्ले एनीथिंग। मैंने कुछ डिस्प्ले नहीं किया, मैंने एक रियल एक्सपेरिमेंट किया जिसके वजह से मैं जीता। The next year his science fair project was testing the theory that Viceroy butterflies copy monarch. The theory was the viceroys look like monarch because monarchs don't taste good to bird. Viceroys on the other hand do taste good to birds, so the more they look like monarch, the less likely they are to become the bird's dinner. सो नेक्स्ट ईयर वो अपने साइंस फेयर में एक थ्योरी पेश करते हैं विच इज़ अबाउट द वॉइस रॉ बटरफ्लाई। एक अलग स्पीशीज़ ऑफ बटरफ्लाइज है जो कि वॉइस रॉ बटरफ्लाई है। वो कहते हैं कि वॉइस रॉ बटरफ्लाई जो है वो मोनाच को कॉपी करती हैं, एंड उनका कहना है कि जो वॉइस रॉ बटरफ्लाइज हैं वो मोनाच के जैसा दिखता है। एंड क्योंकि मोनाच बटरफ्लाई बर्ड्स को बहुत अच्छे नहीं लगते, तो इस वजह से मोनाच बटरफ्लाइज को कोई बर्ड खाती नहीं, बिकॉज दे डू नॉट टेस्ट गुड टू बर्ड्स। सो द मोर दे लुक लाइक मोनाच द लेस लाइकली दे हैव टू बी बर्ड्स डिनर। सो वो कहता है कि वॉइसरॉय बटरफ्लाई मोनाच बटरफ्लाइज के जैसे जितना ज़्यादा दिखती है उतना ही ज़्यादा चांसेस हैं कि उसे बर्ड्स अपना डिनर नहीं बनाएगा, क्योंकि मोनाच बटरफ्लाई का जो टेस्ट होता है बर्ड्स के लिए वो अच्छा नहीं होता। Ebrett's project was to see whether, in fact, birds would eat monarch. He found that a starling would not eat ordinary bird food. It would eat all monarch it could get. Ebright said later, research by other people showed that Viceroy probably do copy monarch. This project was placed first in the zoology division and third overall in the county science fair. सो आगे चल के एब्राइट अपने प्रोजेक्ट में ये चीज़ दिखाते हैं, ही वॉज टू सी वेदर इन फैक्ट द बर्ड्स वुड ईट और मोनाच। वो ये दिखाने की कोशिश करते हैं क्या बर्ड सही में मोनाच बटरफ्लाई को ईट करती है कि नहीं करती है। सो वो ये पाते हैं कि दैट they would not eat ordinary bird food, it would eat all the monarch it could get. तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट में ये दिखाया कि जो बर्ड्स हैं वो बर्ड फूड को ना खा के सारी मोनाच बटरफ्लाइज को खा सकती हैं। ओके, सो ये चीज़ पहले जो माना जाता था कि बर्ड्स जो है मोनाच बटरफ्लाई को नहीं खाती क्योंकि उनका टेस्ट नहीं अच्छा है, बट दिस थिंग वॉज प्रूव रॉन्ग, जिसकी वजह से उन्हें फर्स्ट प्राइज़ मिलता है जोलॉजी कैटेगरी में और थर्ड प्राइज़ मिलता है ओवरऑल इन द साइंस fair, county science fair. Okay. In his second year in high school, Richard Ebright began to research that led to the discovery of an unknown insect's hormone. Indirectly, it also led to his new theory on the life of cells. Okay. So जब अपने हाई स्कूल के सेकेंड ईयर में थे, रिचर्ड एब्राइट ने एक नई रिसर्च पेश की जिसने डिस्कवरी की एक अननोन इंसेक्ट हार्मोन के बारे में। सो हार्मोन, आप बच्चों बायोलॉजी में आप लोगों ने हार्मोन के बारे में पढ़ा होगा। इट्स अ काइंड ऑफ केमिकल विच इज़ रिलीज्ड इन अ बॉडी। सो एक हार्मोन के बारे में वो डिस्कवर करते हैं जिससे आगे चल के उन्हें सेल थ्योरी के बारे में ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिलती है। द क्वेश्चन इज ट्राई टू आंसर वॉज सिंपल, वॉट इज़ द पर्पज द 12 tiny gold spots on a monarch pupa। सो उन्हें क्या फाइंड आउट करना था, उन्हें ये फाइंड करना था, उन्हें ये पता लगाना था कि जो मोनाच पूपा होता है उसकी बॉडी पे 12 कलर के छोटे छोटे गोल्डन स्पॉट्स, गोल्डन धब्बे किस लिए प्रेजेंट होते हैं। एवरीवन assumed that the spots were just ornamental, Ebreed said, but Dr. Urquhart didn't believe it. तो सबको यही लगता था कि जो स्पॉट्स उनका कुछ लेना देना नहीं है, इट्स जस्ट लाइक ऑर्नामेंटल। ऑर्नामेंटल का मतलब है वो सिर्फ
एक उसकी दिखावट है, वैसा वो बना हुआ है, उससे उसकी बॉडी पे कोई असर नहीं पड़ता। बट डॉक्टर रुकवार्ड को ये चीज़ नहीं बिलीव करनी थी। ही हैड सम अदर रीजंस फॉर दैट। टू फाइंड द आंसर, Ibrit and other excellent science students first had to build a device that showed that the spots were producing a hormone necessary for the butterfly's full development. तो इस चीज़ को प्रूव करने के लिए कि जो मोनाज लार्वा के ऊपर जो स्पॉट है उसका कोई फंक्शन है बॉडी में, उन्हें एक डिवाइस बनाना था जिससे वो ये दिखा सकें कि वो जो स्पॉट्स है वो किसी टाइप का हार्मोन प्रोड्यूस करता है जो कि बटरफ्लाई के फुल डेवलपमेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। This project won Everett first place in the county fair and the entry into the International Science and Engineering Fair. There he won the third place for zoology. He also got a chance to work during the summer at the entomology laboratory of the Walter Reed Army Institute of Research. सो बच्चों, आप देख रहे हो कि धीरे धीरे कैसे वो स्टेप बाय स्टेप सीढ़ियों पे चढ़ के वो धीरे धीरे सक्सेसफुल होते जा रहे हैं, नई नई डिस्कवरीज कर रहे हैं, नए नए एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं जो कि उनको काफ़ी ज़्यादा बुलंदियों पर पहुंचा रहे हैं। ही इज़ अचीविंग सक्सेस स्लोली एंड स्टेडी। सो जो नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया, उन्होंने ये चीज़ भी दिखाई कि जो स्पॉट्स हैं लार्वा पे, उस पर बॉडी पे असर होता है, और उस प्रोजेक्ट से उन्हें फर्स्ट प्राइज़ मिलता है काउंटी फेयर में, जिसके वजह से उनको एंट्री मिलती है इंटरनेशनल साइंस एंड इंजीनियरिंग फेयर में। वहाँ पे उन्हें थर्ड प्राइज़ मिलता है जूलॉजी डिपार्टमेंट के लिए, एंड ही गॉट अ चांस टू वर्क ड्यूरिंग द समर एंथ्रोमोलॉजी लेबोरेटरी ऑफ द वॉल्टर रीड आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च। सो इसके बाद उन्हें एक मौका मिलता है कि वो एक अच्छे बड़े वॉल्टर रीड आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च के साथ काम कर सकें। एज अ हाई स्कूल जूनियर, रिचर्ड ए ब्राइट continued his advanced experiments on the Monash pupa. That year, his project won first place at International Science Fair and gave him another chance to work in the Army laboratory during the summer. अगेन हाई स्कूल जूनियर में रिचर्ड ए ब्राइट ने अपने प्रोजेक्ट को, एक्सपेरिमेंट को कंटिन्यू किया मोनाश पुपा के ऊपर, और इस साल दोबारा से वो फर्स्ट प्राइज़ जीतते हैं। लास्ट टाइम वो थर्ड प्राइज़ जीतते हैं, बट इस टाइम उन्हें फर्स्ट प्राइज़ मिलता है इंटरनेशनल साइंस फेयर में, एंड उन्हें दोबारा से मौका मिलता है कि वो आर्मी लेबॉर्ट्री में समर के टाइम पे दोबारा से प्रैक्टिस कर सकें। In his senior year, he went a step further. He grew cells from a monarch's wing in a culture and showed that cells would divide and develop into normal butterfly wing scales only if they were fed the hormone from the gold spots. That project won first for the zoology and at the international fair. He spent the summer after graduation doing further work at the Army Laboratory and Laboratory of the US Department of Agriculture. So वो अपने इस एक्सपेरिमेंट को कंटिन्यू रखते हैं, दैट हाउ सेल्स ग्रो एंड डिवाइड एंड डेवलप इनटू अ नॉर्मल बटरफ्लाई। उन्होंने ये दिखाया कि कैसे मोनाज के विंग में से एक सेल को कल्चर करके उसे एक बटरफ्लाई में डेवलप किया जा सकता है, और इस एक्सपेरिमेंट की वजह से ही वॉन द फर्स्ट प्लेस इन द जोलॉजी डिपार्टमेंट एंड इन द इंटरनेशनल फेयर। और उसके बाद अपने ग्रेजुएशन करने के बाद उन्हें दोबारा से आर्मी लेबॉर्ट्री एंड द लेबॉर्ट्री ऑफ यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर में काम करने का मौका मिलता है। The following summer, after the freshman year at Harvard University, Everett went back to the laboratory of Department of Agriculture and did more work on the hormone for the gold spots. Using the laboratory sophisticated instruments, he was able to identify hormones chemical structure. सो नेक्स्ट समर में वो दोबारा से काम करते हैं, काफ़ी ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करते हैं हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में, जो कि काफ़ी ज़्यादा
बड़ी यूनिवर्सिटी है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, यू ऑल नो हाउ बिग इट इज़। तो वहाँ पे वो लेबोरेटरी डिपार्टमेंट में एग्रीकल्चर के काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करते हैं, हार्मोन्स के बारे में पढ़ते हैं, गोल्ड स्पॉट्स के बारे में पढ़ते हैं। लेबोरेटरी में उन्हें अच्छे अच्छे इंस्ट्रूमेंट्स थे जिससे कि वो अपने एक्सपेरिमेंट को काफ़ी अच्छे से कर सकें, और उन्होंने वहाँ पे हार्मोन्स के केमिकल स्ट्रक्चर को पढ़ा। A year and a half later, during his junior year, Everett got the idea for his new theory about cell life. It came while he was looking at X-ray photos of the chemical structure of a hormone. So 1.5 साल बाद जब वो अपने जूनियर ईयर में थे, सो एवरेट को आइडिया लगा ऑफ न्यू थ्योरी ऑफ हाउ सेल वर्क्स। तो उसमें उन्होंने क्या किया कि वो एक्सरे फोटोज ऑफ केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ हार्मोन्स को वो पढ़ रहे थे। व्हेन ही सॉ दोज फोटोज एवरेट डिडंट शाउट यूरेका or even I have got it, but he believed that along with his findings about insect hormone, the photos gave him the answer to one of the biology's puzzles, how the cell can read the blueprint of its DNA. DNA is a substance in the nucleus of a cell that controls heredity. It determines the form and function of the cell. Thus, DNA is a blueprint of life. Okay, so यहाँ पे बच्चों बहुत ही इम्पोर्टेंट डिस्कवरी रिचर्ड ने की। रिचर्ड ने क्या किया कि जब वो फोटो एक्सरेज फोटोज़ को देख रहे थे, तो उन्होंने कुछ बड़ी चीज़ डिस्कवर की, और उन्होंने यूरेका जैसा नहीं शॉर्ट किया। लाइक यूरेका मीन्स एक लैंग्वेज में यूरेका का मतलब होता है दैट आई हैव गॉट इट। जैसे कि आर्किमिडीज प्रिंसिपल में जब आर्किमिडीज अपने बात टब में होता है और वो जोर से चिल्लाता है यूरेका, जो अपथ्रस्ट का आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा होगा, अपथ्रस्ट के बारे में आर्किमिडीज को पता चलता है तो वो जोर से चिल्लाता है यूरेका। बट यहाँ पे एब्रिड जोर से यूरेका नहीं चिल्लाता एक्साइटमेंट में, वो ये भी नहीं कहता है कि आई हैव गॉट इट, बट वो बिलीव करता है अपने ऊपर कि मैंने कुछ नया पाया है हार्मोन्स के बारे में। सो इस फोटो से उसे ये पता चलता है कि कैसे सेल जो है वो अपना ब्लूप्रिंट बनाता है डीएनए से। सो डीएनए आप सब जानते हो व्हाट इज़ डीएनए। डीएनए क्या करता है, हमारी हेरिडिटी कंट्रोल करता है। हेरिडिटी का मतलब होता है व्हाट यू कैरी फॉरवर्ड। हम अपने मम्मी पापा के जैसे कैसे लगते हैं, हमारा नेचर उनके जैसा क्यों होता है। उन अगर मोस्ट प्रोबेबली आपने देखा होगा अगर किसी फादर के अंदर कुछ हैबिट्स हो बच्चों में भी आती है, सो इट्स बिकॉज ऑफ हेरिडिटी। बीमारियां भी हेरिडिटी से कैरी होती है। जैसे अगर आपके फादर के बाल ना हो, इफ़ ही इज़ बॉल्ड हेड, देन प्रोबेबली आपके भी बाल झड़ जाएं फ्यूचर में। सो दिस ऑल थिंग हैपन्स फ्रॉम डीएनए। तो डीएनए इज़ अ ब्लू प्रिंट फॉर लाइफ। डीएनए क्या है, हमारी लाइफ का ब्लू प्रिंट है, एक नक्शा है। Ebreed and his college roommate James R. Wong worked all that night drawing pictures and constructing plastic models of molecules to show how it could happen. Together, they later wrote the paper that explained the theory. सो उस रात एब्रेट अपने रूममेट के साथ, जिनका नाम जेम्स है, पूरी रात उन्होंने काम किया उस पिक्चर्स पे। उस पिक्चर से उन्होंने प्लास्टिक मॉडल्स बनाए, मीन्स 2D से उन्होंने 3D में कन्वर्ट किया, और उन्होंने ये दिखाया कि कैसे मॉलिक्यूल्स जो हैं वो बदल रहे हैं। और रात में उन्होंने बाद में एक आर्टिकल लिखा जो इस थ्योरी को बताती है। सरप्राइजिंग नो वन हु न्यू हिम, Richard A. Bright graduated from Harvard with the highest honors, second in his class of 1510. Ebreed went to become a graduate student researcher at Harvard Medical School. There he began doing experiments to test his theory. जैसा कि सब जानते हैं ब्रेड को, वो कितना ज़्यादा इंटेलिजेंट है, वो कितनी बड़ी बड़ी डिस्कवरीज कर रहा है, तो लोगों को अपने जानने वालों को तो वो सरप्राइज़ नहीं की, क्योंकि ऑलरेडी वो काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज़ कर चुके हैं पहले ही। रिचर्ड एब्राइट जो है वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से हाईएस्ट ग्रेड के साथ
और अपने पूरे क्लास में जिसमें कि 1510 बच्चे हैं, सेकंड आता है। यू कैन इमेजिन हाउ ब्रिलियंट ही वॉज। और एब्राइट अपने ग्रेजुएशन करने के बाद रिसर्चर बनता है हार्वर्ड मेडिकल स्कूल में, और वहाँ पे वो अपने एक्सपेरिमेंट्स को टेस्ट करना शुरू कर देता है। If the theory proves correct, it will be a big step towards understanding the process of life. It might also lead to the new ideas for preventing some types of cancer and other diseases. All of this is possible because of Ebright's scientific curiosity. His high school research into the purpose of the spots on a monarch pupa eventually led him his theory about cell life. अगर उनकी थ्योरी करेक्ट हो सकती है तो हमें फ्यूचर में काफ़ी ज़्यादा इससे फ़ायदा होगा समझने में कि लाइफ हमारी कैसे काम करती है। और इसकी मदद से हो सकता है हम काफ़ी सारा डिजीज़ेज़ जो कि काफ़ी डेडली होती है लाइक कैंसर एंड अदर डिजीज़ेज़ उसको हम रोक सकें। ऐसा पॉसिबल तभी हो पाया जब एब्रेट ने शुरुआत की एक मोनाच पूपा के लार्वा के ऊपर, जिसमें उन्होंने स्पॉट्स को देखा और उनकी क्यूरियोसिटी इतनी ज़्यादा थी जिसने सेल लाइफ के बारे में हमें ज़्यादा नॉलेज दी। Richard Ebright has been interested in science since he first began collecting butterflies, but not so deeply that he hasn't time for other interests. Ebright also became champion debater and public speaker and good canoeist, and all-rounder outdoors person. He is also an expert photographer, particularly of nature and scientific exhibit. So, जैसा कि हम सब जानते हैं रिचर्ड को साइंस में बचपन से ही काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट था। वो किंडरगार्टन से ही बटरफ्लाइज कलेक्ट करना शुरू कर चुके थे, बट वो इतना भी ज़्यादा उसमें बिजी नहीं थे कि वो दूसरी कोई एक्टिविटीज़ ना कर सकें। उन्हें दूसरी चीज़ों में भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट था। एक ब्रीड चैम्पियन थे डिबेटर में, और वो एक अच्छे पब्लिक स्पीकर भी थे। ही वॉज गुड कैनविस्ट ऑल्सो। सो काफ़ी अलग अलग स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में भी उनका इक्वली इंटरेस्ट था। फोटोग्राफी में भी वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट थे, और नेचर और साइंटिफिक एग्जीबिशंस के बारे में वो ज़्यादा फोटोग्राफी किया करते थे। सो ही वॉज नॉट ओनली इंटरेस्टेड अबाउट साइंस बट अदर फील्ड्स एज वेल। In high school, Richard Abrade was a student because learning was easy. He turned a lot of his energy towards the debating and Model United Nations Club. He also found someone to admire: Richard A. Witherer, his social studies teacher and advisor to both clubs. Mr. Wearer was the perfect person for me then. He opened my mind to new ideas, Ibrid said. सो इब्रिड बताते हैं कि जब वो हाई स्कूल में थे सो वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टूडेंट हुआ करते थे, बिकॉज उनके लिए लर्न करना बहुत ही ज़्यादा आसान था। उन्हें काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट था पढ़ने में, तो उन्हें काफ़ी ज़्यादा टाइम नहीं लगता था चीज़ों को याद करने में, और वो अपनी एनर्जी जो है वो दूसरी चीज़ों में भी यूज़ कर सकते थे। सो वो डिबेट में, जैसे कि आप जानते हो डिबेट कंपटीशन में वो आगे आते हैं, वो मॉडल यूनाइटेड नेशन क्लब्स ज्वाइन करते हैं, और आगे चल के उनके जो एक टीचर थे ए वियरर, उनके सोशल स्टडीज़ टीचर ने उन्हें काफ़ी ज़्यादा एडवाइस की क्लब्स के बारे में, और वो एक अच्छे इंसान बने उनके लिए, जो कि उन्हें काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव किया डिबेट लाइन में। Richard would always give that extra effort, Mr. Weir said. What pleased me here was this person who put in 3 or 4 hours at night doing debate research beside doing all his research with butterflies and other insects. सो रिचर्ड की जो टीचर हैं सोशल स्टडीज़ के टीचर ए वेर, वो बताते हैं कि ये बच्चा ऑलरेडी अपने एक्सपेरिमेंट्स में और रिसर्च में इतना ज़्यादा बिजी हुआ करता था, बट फिर भी वो डिबेट के लिए 3 से 4 घंटे देता था शाम के समय, रात के समय, जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस करता है। Richard was competitive, Mr. Weir continued, but not in a bad sense, he explained. Richard wasn't interested in winning for winning's sake or winning to get prize. Rather, he was winning because he wanted to do the best job he could. For right reason, he wants to do the best.
सो उसके टीचर ने आगे बताया, मिस्टर वेयर ने आगे बताया कि रिचर्ड जो था वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्पिटिटिव था। कॉम्पिटिटिव मीन्स उसे हमेशा ये ज़िद थी कि उसे अपना बेस्ट करना है, नॉट इन अ बैड सेंस। बैड सेंस का मतलब है वो सिर्फ इसलिए फर्स्ट नहीं आना चाहता था ताकि वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो सके या फेमस हो सके या उसे प्राइज़ मिले या उसे लोग कंसिडर करना शुरू किए करें, बट ही वॉन्ट्स टू विन बिकॉज ही वॉन्टेड टू डू द बेस्ट ऑफ ही कुड। वो अपना बेस्ट देना चाहता था, उसकी लड़ाई खुद से थी, वो अपने आप को इम्प्रूव करना चाहता था। एंड दैट्स द रीज़न एवरीबडी लव्स हिम, and that is the one of the ingredients in making of a scientist. Start with the first rate mind and curiosity and mix in the will to win for the right reason. A breed has these qualities from the time the book from the time the book The Travels of Monarch X opened the world of science to him. Richard Abrade has never lost his scientific curiosity. By Robert W. Peterson. सो लास्ट में यही क्वालिटीज़ हैं एक बच्चे के अंदर, एक स्टूडेंट के अंदर, एक ग्रेजुएट के अंदर। इन्हीं क्वालिटीज़ का होना ज़रूरी है जो आगे चल के जैसे साइंटिस्ट बनाती है। द क्वालिटीज़ ऑफ फर्स्ट रेट माइंड, द क्वालिटी ऑफ हैविंग क्यूरियोसिटी, द क्वालिटी ऑफ हैविंग विन फॉर राइट रीज़न। साइंटिस्ट बनने के लिए हमें क्या चाहिए, व्हाट इंग्रेडिएंट्स आर रिक्वायर्ड टू बिकम अ साइंटिस्ट। सबसे पहले हमें बचपन से ही ये डिसाइड करना है कि हम किस फील्ड में इंटरेस्ट हैं। हमारे अंदर जिज्ञासा होनी चाहिए, क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, और हमारे अंदर एक चाहत होनी चाहिए जीतने की। इसलिए नहीं कि हम प्राइज़ जीतेंगे या फिर हम टॉप करेंगे तो हमारा नाम होगा, इसलिए क्योंकि हम अपना बेस्ट दे सकें। सो ये सारे इंग्रेडिएंट्स हमें एक साइंटिस्ट बनाता है। सो उनकी शुरुआत, जैसा कि आप जानते हो, रिचर्ड बचपन से ही वो बटरफ्लाइज कलेक्ट करने में करना चाहते थे और उसमें वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट हुए हैं। बाद में जब उनकी मम्मी ने उन्हें बुक दी तो वो पूरी तरीके से साइंस में इंटरेस्टेड हो गए और उन्होंने कभी भी दोबारा मुड़ के नहीं देखा। आई नेवर टर्न बैक एंड ही बिकेम वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर साइंटिस्ट हु गेव अ न्यू डिस्कवरी ऑफ हाउ सेल लाइफ वर्क। तो स्टूडेंट्स, इस लेसन से हमें ये मॉरल मिलता है कि व्हाट डू वी हैव टू डू। हमें अपने इनिशियल डेज में से ही हमें जानना चाहिए कि हमारी इंटरेस्ट किस चीज़ में है। ओके, जैसे कि रिचर्ड जब वो किंडर गार्डन में था तभी उसने ये फाइंड आउट किया कि उसे बटरफ्लाइज कलेक्ट करना बहुत पसंद है और उसको वो कंटिन्यू करता गया फ्यूचर तक और आगे चल कर उसे सक्सेस हासिल हुई। तो हमारे यहाँ क्या होता है कि हम क्लास 9, 10th, इवन 11th, 12th तक भी करके हमें ये नहीं पता होता कि हमें फ्यूचर में बनना क्या है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स वी टेक साइंस बिकॉज हमारे फ्रेंड्स ले रहे हैं साइंस तो मैं भी ले लेता हूँ। वी टेक कॉमर्स बिकॉज मेरे साइंस में कम नंबर आए हैं तो मुझे कॉमर्स ही लेना पड़ेगा। दीज आर सम रीजंस वाई वी टेक सब्जेक्ट्स। बट आप एक सक्सेसफुल किसी फील्ड में तभी हो सकते हो जब आपको बचपन से पता हो कि हाँ, मैं बड़े होके ये बनना चाहता हूँ या ये बननी चाहता हूँ। So these are some important morals which we get from this wonderful story. I hope बच्चों आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा. Watch this video again if you want to understand more. And thank you so much for watching this video. We will see you again. आपका syllabus almost complete है. Only one lesson is left. Probably day after tomorrow it will be completed. So all the best for your half yearly exams. Revision start होगा. And give your best. Okay, thank you so much for this. We will meet again in the next video.